देखिए बच्चों, हम आपको विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे थे और हमारा टॉपिक था अक्ष पर। देखो, हम दो बिंदुओं पर तीव्रता निकाल सकते हैं और उनमें से पहला था अक्ष पर। और अक्ष पर हम कहाँ तक पहुँच गए थे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। माइनस क्यू आवेश के कारण जो होगा, देखो ई बराबर सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो माइनस क्यू आवेश की वजह से हमने देखा था माइनस क्यू के कारण उसमें आ जाएगा ई बराबर के क्यू अपॉन, देखो दूरी में माइनस के दूर था तो माइनस क्यू दूर होने से ये दूरी आ जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। प्लस क्यू की वजह से निकाला था तो देखो इसको तो ई ए बोला था हमने और इसको कहा था ई बी, तो इसका उत्तर आ जाएगा के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? ये दो आई थी, रिजल्ट निकालना है तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया था और ये आ गया था ई ए प्लस ई बी। इनको यदि हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो यहां पर देखो ये ऐसे तीर लग जाएगा और यहां आप ध्यान दीजिए, देखो मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जो माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो P से A की ओर है। तो इसमें दिशा देखो जहां से है जिसकी ओर है वो लिख देंगे, P से कहाँ है A की ओर, तो PA दिशा में। ऐसे ही हम इसको लेना चाहें तो ये हो जाएगी PB, ये हो जाएगी BP दिशा में। ठीक है, B से P की ओर है, उल्टी दिशा है उसकी, तो ये हो जाएगी BP दिशा में। इन दोनों को हमने जोड़ा था तो ये आया था EP बराबर आ जाएगा, ए का मान लिख दो के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस में था और ये हो जाएगा प्लस में के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक हमने आपको बताया था और इनमें हमने क्या ले लिया था, कॉमन। तो जब कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचता है, यहां तक मैं पहले बता चुका हूं आपको, अक्ष पर चल रही है तो ये आ जाएगा देखो ई पी बराबर के क्यू, तो कॉमन आ गया था, उसके बाद आया था भीतर 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे माइनस था, है ना, 1/r माइनस ए का स्क्वायर और यहां पे था 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये था हमारा, और इसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें से मैं यहां तक बता चुका था आपको, यहां पे बचेगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो यहां तक मैंने पिछले टर्न पे आपको क्लियर कर दिया था और शायद आपकी समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथ है वहां से तो। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं तो देखो आगे चलते हैं, यहां से तो अगला स्टेप है, लिख देंगे ई पी बराबर के क्यू, खुद ही देख लो, देखो आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी ये कैसे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो छोटी क्लासों हमने पढ़ा है। कैसे सॉल्व करते हैं उसको, पहली संख्या का वर्ग, बीच का चिन्ह यानी प्लस, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, प्लस आ जाएगा दूसरी संख्या का वर्ग। तो ध्यान दीजिए, ए धन बी के होल स्क्वायर की तरह है ये,
और उसको ऐसे खोल देते हैं। तो इतना खोल दिया है मैंने। ये आगे आप देखिए माइनस लग रहा है, तो माइनस, और कोष्टक के भीतर मैं इसको खोल दूंगा पहली संख्या का वर्ग -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, और ये मझला कोष्टक हो जाएगा यहां पर बंद। ये खुल गया ऐसे। माइनस जो कि त्यों आ चुका है बटे ये आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो तो ये आएगा ई पी बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर। देखो कोष्टक से बाहर माइनस है, तो आप छोटी क्लासों से जानते हो सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -r स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर। अब इसको भी खोल लो, a माइनस वी ए प्लस बी। देखो ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी इंटू ए माइनस वी। इनको हम कैसे खोलते हैं, पहली संख्या का वर्ग आ जाएगा माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ऐसे खोल देते हैं हम a प्लस वी इंटू ए माइनस वी को। या कहीं ऐसा लिख रहा हो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी कभी भी हमको ऐसा दिख जाए तो उसे ऐसा कर सकते हैं, और यदि ये दिख जाए तो उसको ये बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, पर लेकिन इसमें ये और लग रहा है स्क्वायर। आप देख रहे हो आर माइनस ए आर प्लस ये तो मिल रहा है, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, ये आप देख रहे हो इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, यानी जो हमारा उत्तर आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहां पर r प्लस ये है वो r माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा ई पी बराबर के क्यू इंटू, देख लो ऊपर क्या आएगा, ये आर स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर बच गया ये 2ra प्लस कितना है 2ra, तो ये आ जाएगा 4ra। क्लियर? अरे देख के पता चल जाएगा आपको, इसको खोल लो, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएंगे। 2ra यहाँ बचा और 2ra यहाँ, तो जोड़ेंगे तो 4ra आ जाएगा, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप आगे देखिए, हमने एक सूत्र पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। तो यहां पर Q यहां है और 2a इसमें से ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा देखो EP बराबर Q बाहर निकल जाएगा। इसको देखो ये Q है, मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, चलो आपको दिक्कत आ रही है तो। KQ जो कि तो लिखा मैंने KQ इंटू 2a, इसमें से 2 ले लिया और a ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया 2r। आप गौर से देखिए, ऊपर जो संख्या थी वो थी हमारी k था, मिल रहा है Q, ये भी है,
और 4RA था, तो 4 को मैंने कैसे लिख दिया, 2 ये रहा और 2 ये रहा, RA। देखो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम Q इंटू 2A की जगह क्या लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P। देखो यहां तक तो आप कर ही लोगे, फिर दिक्कत ये आएगी कि हम इसको क्यों लिखें P बराबर Q इंटू 2A को। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे P बराबर Q इंटू 2A लिखना है यहाँ इस अगले स्टेप में। तो देखो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या था, विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव है तो उसकी महत्वपूर्ण राशि कौन सी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो उसका सूत्र आएगा उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ हो सकता है, क्या बताओ, नीचे हो सकता है क्या, आवेश ही नहीं है नीचे, तो नीचे वाली राशि की जगह तो हम P रख नहीं सकते, तो फिर ऊपर कोशिश करो। तो ऊपर देखो किसी एक आवेश का परिमाण होना चाहिए Q, बिल्कुल है, और उनके बीच की दूरी 2A होनी चाहिए, A भी है और 4 में से 2 निकल के आ जाएगा। यहां तक तो आप सिंपल मैथमेटिक्स से पहुंच ही जाओगे, कोई भी बच्चा। थोड़ी सी यहां पर दिक्कत आएगी तो आप देख लेना, मुझे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लिखना है और उसकी जगह मैं लिखूंगा Q इंटू 2A। तो देखो यहां आ जाएगा Q इंटू 2A की जगह क्या आ जाएगा, P बटे, इसको एक बार और लिख देता हूं मैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा EP बराबर K, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P, और इनटू आ गया 2R। मैं इस 2 को पहले भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको आगे लिखोगे तो ये आ जाएगा EP बराबर 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम आसानी से यहां तक पहुंच गए। अब हमें दिक्कत जो दे रहा है वो ये दे रहा है, ये जो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे ना तो बहुत जटिल संख्या आ जाएगी। तो हम यदि इस A स्क्वायर को छोड़ दें तो हमारी जो ये सूत्र में संख्या आएंगी ये बहुत सरल हो जाएंगी, क्योंकि जैसे A स्क्वायर को हम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर, और ऊपर R है, एक R इससे कट जाएगा। तो हम किसी भी संख्या को, अक्षर को, किसी भी राशि को मन से नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप चित्र से समझ सकते हो कि ये वो दूरी है दोनों आवेशों के बीच की। दोनों आवेशों के बीच की दूरी का भी क्या है, आधा, क्योंकि हमने बीच की दूरी कितनी ली थी, 2A। और ये जो दूरी होती है ये किसकी कोटि में होती है, एंगस्ट्रम की में। एंगस्ट्रम यानी 10 की घात माइनस के 10 मीटर, बहुत कम दूरी है। और R है इसकी तुलना मान लो 1 सेंटीमीटर भी हुई तो भी इससे बहुत ज्यादा है, जबकि R यदि हम मान लो विद्युत द्विध्रुव ये है और यहां से उतनी दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये R A से बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ रही है? हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि ये A हट जाए। क्यों हटाना चाह रहे हैं? इससे हमारा सूत्र सरल बन जाएगा। अब एक कब हट सकता है, आप खुद ही देखिए, R की तुलना में A बहुत कम है और ऊपर से इसका स्क्वायर हो रहा है। संख्या 1 से छोटी हो और उसका स्क्वायर हो तो वो और छोटी हो जाती है। तो हम इस सूत्र में आसानी से लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं
कि a इज लेस देन r है, मतलब a बहुत छोटा है, अतः a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर। तो मेरे हिसाब से आप यहां से उतार लीजिए इसको, ठीक है। यहां तक तो आपने कर लिया था ये। और देखो इन स्टेपों को आप कम करना चाहें तो देखो यहां पर ये डायरेक्ट आ जाएगा। मैं आपको बताऊं कैसे। ये स्टेप यहां तक आ गया, ये लिख लोगे आप, चूंकि P बराबर Q इंटू क्या आ जाएगा 2a। समझाने के लिए मैंने ये स्टेप आपको लिखा है Q इंटू 2a में। आप इसको डायरेक्ट देखो यहां लिख सकते हो इस स्टेप को, ज्यों की त्यों ही है। आ रही ना बात समझ में। यानी ये जो स्टेप मैंने लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। यदि आपकी ये समझ में आ जाते हैं तो हमारा स्टेप डायरेक्ट ये हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से उतार लीजिए यहां तक, फिर मैं समझाऊंगा आपको। यहां से स्टार्ट कीजिए आप, यहां से यहां तक तो पिछले टर्न पे हो ही गया था, ठीक है। तो ये जो लाइन बना रहा हूं मैं, इससे नीचे से आप लिख लीजिए। समझ में आपके आ ही जाएगा। उतार लिया बेटा, अभी रह रहा। देखो आपने यहां तक उतार लिया होगा, तो अब मैं आगे बताता हूं आपको। मुझे ए स्क्वायर को छोड़ना है नगण्य मानकर, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखो ये है, चूंकि a इज लेस देन r है, लिखिए चूंकि a इज लेस देन r है, तो a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में, तो a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, यदि एज, चूंकि एज लेस देन आर है, अतः ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो यह आ जाएगा ई पी बराबर 2kpr अपॉन, देखो जब ए स्क्वायर को छोड़ देंगे हम तो यहां पर ये बचेगा आर स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2kpr अपॉन r4, या हम इसे लिख सकते हैं ई पी बराबर 2kp अपॉन आर क्यू। के को खोल के लिखना चाहते हो तो यह आ जाएगा 2p 4πε0 आर क्यू। मैंने के की जगह क्या लिख दिया, 1/4πε0। यहां देखो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो आर की पावर आ गई 4, ऊपर एक आर है तो यहां पर नीचे पावर बचेगी 3। क्योंकि यहां पर कांस्टेंट के था तो के की जगह लिख दिया मैंने 4πε0 आर क्यू। तो आप इसको कोई भी समीकरण दे लो, यदि हमने पहले 2 समीकरण दिए तो ये हो जाएगा तीसरा, यदि हम 3 दे चुके हैं तो ये अगले वाला हो जाएगा। तो यहां से आगे हम आपको बता रहे हैं, देखो जो मेन चीज है, इसके लिए चित्र की भी हमें आवश्यकता होगी। मैं इसका सदिश संकेतन लिखना चाहता हूं, ये तो अदिश रूप में आया है, सदिश संकेतन में यानी इसकी दिशा बताना चाहता हूं।
तो दिशा बताने के लिए आप देखिए चित्र से, ये ए था, ये बी, और यहां पर पी पर फाइनल ये ईवी है, और ये है ई। जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो ईवी ज्यादा है, तो नेट किस दिशा में आएगी, इसी दिशा में। तो मैं नेट बना देता हूं दोनों का। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वो इधर हो जाएगी ईपी। तो आप खुद ही देखिए इसकी जो दिशा है ये माइनस आवेश है, और ये कौन सा है, प्लस आवेश। तो इसकी जो दिशा है वो कौन सी दिशा आ रही है, बीपी दिशा में। तो हम इसका सदिश संकेतन लिखना चाहते हैं, तो देखो बाएं पक्ष में जो राशि है ईपी उसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा, बराबर, आप ये देख लीजिए 2, और ऊपर क्या आ रहा है, पी अपॉन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। आप दूसरे पक्ष में देखिए, यदि कोई वेक्टर राशि है तो उस पर वेक्टर लग जाएगा, और नहीं है तो हमें अलग से एकांक सदिश बताना पड़ेगा उसके लिए। तो हमारे यहां क्लियर दिख रहा है कि P एक सदिश राशि है, पढ़ा चुके हैं हम आपको। और P की जो दिशा होती है वो कहां से कहां को होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये P बिंदु है ना, और यहां पर ये जो P आया ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। आप इसे छोटा p ले सकते हैं। तो ये जो p है ये कैसी राशि है, वेक्टर राशि है, तो यहां पर ये तीर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसका सदिश संकेतन। ये अदिश रूप में है और ये किस में है, सदिश रूप में। आप यहां तक उतार लीजिए, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। समीकरण 3 में आप देख रहे हो ईपी बराबर आ रहा है 2 की पी अपॉन आर क्यू, यानी अक्षीय जो बिंदु है इसको हम कह सकते हैं ई अक्षीय। तो अक्षीय जो बिंदु है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है 2 kp अपॉन आर क्यू। दूसरा जो बिंदु होगा निरक्ष का, मैं अभी आपको बताऊं, जस्ट इसका आधा आएगा, यानी एक 2 आ रहा है तो वहां पर क्या आ जाएगा, kp अपॉन आर क्यू। यदि तुम दिमाग दौड़ाना चाहें तो देखो आसानी से दिमाग दौड़ जाएगा। वो कैसे, मान लो आपको यह पता नहीं था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सा सूत्र आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो हम एक सूत्र जानते हैं, और वो सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है, देखो ये होता है, यही पढ़ा है हमने, E बराबर होता है K आवेश Q बटे दूरी का स्क्वायर। अब हमें पता है इसमें कितने आवेश हैं, 1, तो 1 आवेश है तो दूरी पे पावर कितनी आ रही है, 2। तो मैं दिमाग लगा सकता हूं कि विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, 2, तो शायद दूरी एक फालतू आनी चाहिए। देखो आप, और वास्तव में मिल रहा है सूत्र में, R पे कितनी पावर आ रही है, 3। तो मैं कह सकता हूं यदि ट्राइपोल होंगे, मतलब 3 पोल होंगे हमारे पास, तो यहां पर दूरी कितनी आ जाएगी, 4। टेट्रापोल हुए, ठीक है, डाइपोल द्विध्रुव को कहते हैं, तो टेट्रापोल जिसमें 4 ध्रुव हों। तो टेट्रापोल में हमारे पास दूरी कितनी आनी चाहिए, दूरी पे 3 पावर आ रही है, तो वहां पर कितनी पावर आनी चाहिए, 4 में 1 फालतू आ रही है। आप देख रहे हो 1 आवेश है तो 2 आ रही है, 2 आवेश है तो 3 आ रही है, 3 आवेश है तो 4 आ रही है, तो 4 आवेश है तो कितनी आएगी,
हम आसानी से कह सकते हैं वहां पर कितनी पावर आएगी, r की पावर 5। यानी कितने भी पोल हो हम दूरी तो क्लियर निकाल सकते हैं, एक फालतू आएगी दूरी पे पावर, 1 के कारण 2, 2 के कारण 3, 4 के कारण 5, 20 के कारण 21 यदि हो तो। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ में आ गई हमारे। और दूसरा देखिए के कांस्टेंट आता है, तो क्या कांस्टेंट विद्युत द्विध्रुव रखने से बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, तो वो भी पक्का कंफर्म है कि के आएगा। जरा आ रहा है सूत्र में, देखिए बिल्कुल सही है। अब ये देखिए यहां पर Q आ रहा था, तो यहां Q नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पर Q एक ही है और विद्युत द्विध्रुव में कितने Q है हमारे पास? 2। एक Q रखेंगे दूसरा बुरा मान जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों आवेशों का गुण रखना पड़ेगा, -Q का भी और किस Q का? +Q का भी। तो अब इन दोनों आवेशों का गुण कौन सा होता है? विद्युत द्विध्रुव है, तो इसका गुण कौन सा होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अक्ष पर दुगना होता है तो निरक्ष पर कितना होगा? आधा हो जाएगा। तो अक्ष पर सूत्र के लिए आपको 2 लिख देना है और निरक्ष के लिए 2 नहीं लिखना। दोबारा से समझा देता हूं आपको, इधर ध्यान दीजिए 1 मिनट। आप यदि दिमाग दौड़ाते हो, पुरानी चीज से निकालना चाहते हो, कोशिश वही करो, के की जगह के आ गया, दूरी में देखा तो एक आवेश से पावर 2 आ रही है, तो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश है? 2, तो ये पावर आ जाएगी 3। और आवेश की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर Q अकेला ही था, अब 2 आवेश है विद्युत द्विध्रुव में, तो उनका एक नया गुण आ जाता है जिसे कहते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ज्यों की त्यों ये सूत्र तो हो जाएगा निरक्ष के लिए, और अक्ष के लिए लिखना चाहते हो तो यहां 2 और जोड़ दो। देख लो आप, क्लियर? आगे समझ में? तो आप उतार लो यदि कहीं रह गया हो तो, मेरे हिसाब से टॉपिक क्लियर है। अब हम इसके बाद आपको बता देते, देखो ये जो दूसरा बिंदु रह गया हमारा निरक्ष का, आगे होगी समझ में, है ना, और कोई खास कठिन नहीं है। इससे निकल के ये आ रहा है, देखो चौथे में, इसको भी पढ़ लो, ये क्या कह रहा है चौथा, बाई चांस कोई सवाल यहां से आया तो, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही आती है। अक्षीय बिंदु पर यदि तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा कहां होगी? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, यानी माइनस आवेश से कहां होती है? प्लस आवेश की ओर। तो आप दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, चलो मैं लिखा देता हूं यहां पर। मैंने आपको 2 डेरिवेशन बताई थी विद्युत द्विध्रुव के कारण, एक तो हो जाएगी अक्षीय बिंदु पर और दूसरी हो जाएगी निरक्षीय बिंदु पर। तो दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय एक शब्द और आता है इसमें, विषुवतीय तल। ठीक है, निरक्षीय भी आता है, विषुवतीय। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवतीय। विषुवतीय तल में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप ये लिख लीजिए,
विद्युत ध्रुव का निरक्षीय विषुवतीय तल में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है वही है, बस बिंदु बदला है। आप तो ये ध्यान रखो निरक्ष। और इस चीज को भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखो ज्यादा आपको लंबा वो भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं जिससे वो नाम आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो मैं ये लिखाता हूं। नंबर 1 था अक्ष और नंबर 2 था निरक्ष, ये दो थे। अब एक नाम और आ जाते हैं इनकी जगह, एक तो आ जाता है अनुप्रस्थ और एक आ जाता है अनुदैर्घ्य। देखो यदि हम समझ नहीं पाए कि अनुप्रस्थ को निरक्ष कहते हैं या अक्ष कहते हैं तो हमारा जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। या हम ये नहीं समझ पाए कि कौन सा वो तल है ना, विषुवतीय तल है, कौन सा तल है, तो हमें ये दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको समझाऊं, देखो अक्ष जो है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है अक्ष। इसको तो बोलते हैं हम अक्ष। और इसके लंबवत जो रेखा होगी, ये जो मैं डॉट डॉट से बता रहा हूं, वो क्या होती है? निरक्ष, यानी लंबवत है ये निरक्ष। और ये शब्द आप अच्छी तरह सीख लो। दो तरह की काट आपने देखी होंगी, एक तो अनुदैर्घ्य काट और एक अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट क्या होती है? देखो कोई भी जो वस्तु है उसके लंबवत जो काट होगी उसे कहते हैं हम अनुप्रस्थ काट। बहुत जगह काम पड़ेगा आपका, एक ही बार अच्छी तरह से सीख लो। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से काटूं तो इस तरीके से काटने से इसकी पूरी मोटाई आ जाएगी। ये जो मार्कर है इसकी लंबाई ऐसे है, इस तरीके से, और मैं इसकी लंबाई के लंबवत काट रहा हूं इसको। ये 90 डिग्री का, मेरी जो हथेली है ये इस मार्कर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो ये कैसी काट होगी? लंबवत काट। और इसी काट को हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। इसमें इसकी पूरी मोटाई आ जाएगी, इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो फिर अनुदैर्घ्य क्या होगी? देखो नाम ही हेल्प कर देता है, तरंग दैर्घ्य सुना होगा आपने। तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग की लंबाई। तो इसमें हमारा अनुदैर्घ्य यानी लंबाई के पीछे चलना है। मैंने हल्का सा आइडिया लगा लिया, धैर्य यानी लंबाई और अनु माने पीछे, तो लंबाई के पीछे चलना यानी लंबाई के अनुदिश। तो ऐसी काट जो लंबाई के अनुदिश हो, देखो ऐसे ऊपर से इसके दो टुकड़े कर दे हम, तो इसमें इस पूरी जो मार्कर की बॉडी है उसका पूरा एक हिस्सा इधर हो जाएगा और एक हिस्सा इधर हो जाएगा। तो लंबाई के अनुदिश जो काट होती है उस काट को क्या बोलते हैं हम? अनुदैर्घ्य। और लंबवत जो होती है उसे क्या कहते हैं हम? अनुप्रस्थ। दोनों शब्द क्लियर हो गए? अब आप दिमाग लगाइए कि इनमें से अक्ष कौन सा है। तो सपोज करो ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, तो अक्ष तो ये होगी इनको मिलाने वाली रेखा, और ये अक्ष होगी तो ये कौन सी काट है? अनुदैर्घ्य। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अनुदैर्घ्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? अक्ष। आगे समझ में आओ। जब अनुदैर्घ्य अक्ष है तो इसे समझने की जरूरत ही नहीं रही। अनुप्रस्थ कैसे होगी? लंबवत। बिल्कुल देख लो, जो निरक्षीय बिंदु वो यहां होगा इसके लंबवत, इस तरीके से, तो वो अनुप्रस्थ काट होगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? निरक्ष की। ठीक है,
और जो विषुवतीय तल होता है वो भी किसके बराबर होता है? निरक्ष के। तो आप ध्यान रखना, विषुवतीय तल आ गया, निरक्ष पे पूछ रहा है वो। अनुप्रस्थ आ गया तो निरक्ष पे पूछ रहा है। बाकी अनुदैर्ध्य आ जाता है तो किस पे पूछ रहा है? अक्ष पर। तो अब हम कहां निकाल रहे हैं? निरक्ष पर। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। यहां पर देखो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा कौन सा? बी, यहां पर आवेश -q, ये +q, इनके मध्य ये O, और बीच की दूरी को लिया है मैंने 2a। आप गौर से देख लीजिए, जैसे ही विद्युत ध्रुव आए आपको ऐसे चित्र बनाना है, ये वाला। चाहे अक्ष पर पूछे, निरक्ष पे पूछे, कहीं भी पूछे वो, तो आपको विद्युत ध्रुव बनाना है। यानी इस पाठ में या आगे कोई भी डेरिवेशन आएगी और उसमें आपको विद्युत ध्रुव शब्द आ गया तो तुरंत समझ जाना ये है वो विद्युत ध्रुव। तो आपकी बहुत जगह ये हेल्प करेगा, विद्युत ध्रुव। अब विद्युत ध्रुव के कारण हमें निकालना कहाँ है? निरक्ष पर। तो निरक्ष पे निकालेंगे। तो निरक्ष कहां होता है? देखो, ये वाला निरक्ष है, अक्ष रेखा के लंबवत हो और केंद्र बिंदु से जाता हो। ये अक्ष रेखा, इसके ये लंबवत है और कहां से जा रहा है? केंद्र बिंदु से। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हम बिंदु को ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। इस पूरी रेखा पे कहीं भी ले लो, वो निरक्षीय ही बिंदु होगा, या वो कौन सा तल होगा? विषुवतीय तल होगा। सुविधा किस में रहेगी? ऊपर वाले में। ठीक है, तो इसलिए हम ऊपर ले लेते हैं बिंदु। आ रहा है समझ में? हमने निरक्ष टॉपिक है हमारा, तो निरक्ष कहां है? ऊपर। तो मैं यहां पर ये दूरी मान लेता हूं, ये मान लो r है, और यहां पर एक बिंदु P मौजूद है, और इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पूछ क्या रहा है वो? केंद्र बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय बिंदु P मौजूद है और इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं तो इनके दोनों आवेशों से जानता हूं, -q से और +q से। यहां तो कोई आवेश ही नहीं है भाई, मैं तो आवेश की वजह से तीव्रता निकाल सकता हूं, यही हमने पढ़ा है। तो मेरे पास एक आवेश ये रहा -q और एक ये रहा +q। तो इनसे दूरी पता होनी चाहिए निरक्ष की। कोई निरक्षीय जो बिंदु है उसकी क्या होनी चाहिए? हमें दूरी मालूम होनी चाहिए, तो ही ये सॉल्व होगा। तो देखो, मैं इससे दूरी मान लेता हूं कोई भी, इससे भी मान लेता हूं कोई दूरी, लेकिन छोटी कक्षाओं से हमने ये सीखा है कि देखो, ये निरक्ष यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंबवत है तो ये लंब हो जाएगा, और ये जो ए बी रेखा है इसका बराबर 2 हिस्सा करेगा ये। यानी हम कह सकते हैं निरक्ष क्या हो गया? निरक्षीय बिंदु लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, और लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होता है। कोई सा भी बिंदु सेलेक्ट कर लो इस रेखा पर, वो इन दोनों सिरों से ए और बी से कैसा होगा? बराबर दूरी पर होगा। तो ए से यदि पी की दूरी मान लेता हूं मैं l है, तो बी से भी दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? l। समझ में आ गई हमारी? निरक्षीय बिंदु लिया P, तो मुझे आवेश से दूरी की जरूरत पड़ी, तो इससे मान लिया l, ये अपने आप l हो गए क्योंकि ये दोनों क्या होती हैं? समान। ठीक है, अब हमें कोणों की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है,
तो उसको चलो हम बाद में कोशिश करेंगे, फिलहाल ये देख लो। यहां तक हो गया चित्र, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूं। से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी कि प्रवेश करेंगी? माइनस क्यू में प्रवेश करती है और प्लस आवेश से बाहर निकलती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इससे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे होगी? दूर ना जाके इसी की ओर होगी, इस तरीके से। आगे समझ में? नाम क्या लिखेंगे? ये ए है तो इसका नाम हो जाएगा, यहां पर हम ले सकते हैं ई ए सदिश। क्लियर? अब बी की वजह से देख लो, प्लस आवेश है तो इससे तीर बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो ये तीर इस तरीके से हो जाएगा, तो इसे कह सकता हूं मैं, ये हो जाएगा ई वी सदिश। क्लियर? तो हमारे पास कितनी तीव्रता आ चुकी है? यहां पर 2 तीव्रता आ चुकी है, और आनी थी जितने आवेश उतनी तीव्रता। एक माइनस क्यू की वजह से इस दिशा में, और प्लस क्यू की वजह से उस दिशा में। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा था कि यदि दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगी, और यदि उनके बीच में कोई कोण है तो हम कौन सा नियम का यूज करते हैं? समांतर चतुर्भुज के नियम का। ये 3 पोजीशन है। कोई भी वेक्टर या सदिश राशि है तो उसके 3 प्रकार से ही संभावना हो सकती है। या तो वो दोनों एक दिशा में होंगी तो जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा में होंगी तो घट जाएंगी, और उनके बीच में यदि कोई कोण है तो समांतर चतुर्भुज के नियम से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आपके ऊपर बात है, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लेना। ये दोनों एक ही दिशा में नहीं है, मैं जानता हूं ये इधर जा रहा और ये इधर जा रहा, तो एक दिशा नहीं है, विपरीत भी नहीं है, तो अब मुझे कोण की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन से कोण की? देखो मैं ये आपको लहरदार बना रहा हूं, ये वाला जो कोण है इस कोण की आवश्यकता है। यदि ये कोण मालूम चल गया तो मेरे पास एक सूत्र है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा तुमने, परिणामी सदिश बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर और इसका अंडर रूट। और यदि p बराबर q है, दोनों ही समान हैं, तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, एफ आर बराबर लिखाया था, एफ आर बराबर 2f cos थीटा बाई 2, कूलाम नियम में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यदि बराबर हैं तो इसी में यहां पर आ जाएगा रिजल्टेंट r बराबर 2, या तो p लिख दो या क्या लिख दो, q cos थीटा बाई 2। क्लियर? तो हम समझ गए कि यदि मुझे कोण मालूम चल जाए तो इस सूत्र से सॉल्व कर लूंगा मैं, और दोनों ही बराबर हुई तो ये सूत्र लग जाएगा कोई सा भी। ठीक है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? कोण की। तो मैं मान लेता हूं, माना ये कोण कितना है? थीटा है, तो ये कोण देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, यानी ये कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। हमने 9th या 10th में एक प्रमेय पढ़ी होगी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके, तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। क्लियर? अब ये जो मैंने कोण बनाया है
मैं इस पे नंबरिंग करूं तो ये कौन हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। एक जो कोण है, आप गौर से देखो, इधर चित्र बना रहा हूं मैं, ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज की एक भुजा को यदि आगे बढ़ा देते, देखो इस भुजा को आगे बढ़ा देता हूं मैं, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा देते तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं हम बहिष्कोण। कौन सा कोण कहलाएगा ये? बहिष्कोण। और बहिष्कोण अंतरा अभिमुखी कोणों के क्या होता है? योग के बराबर होता है। प्रमेय है ये, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतरा अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। इनको बोलते हैं अंतरा अभिमुख, यानी उसके जस्ट बगल वाले को छोड़ दो आप, यानी ये जो कोण इन दोनों के योग के क्या होगा? बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि कोण जो एक है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा 2 थीटा। ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। मुझे जब कोण मालूम चल गया तो मैं डायरेक्ट सूत्र में लगा सकता हूं। अब इनका मान देख लेते हैं हम। मान कहीं समान आ रहे हों तो समान वाला सूत्र लगा देंगे। ई ए निकाल के देखते हैं तो ई ए बराबर होगा, देखो, के आवेश Q और बीच की दूरी कितनी है? L, तो L का स्क्वायर। इसी प्रकार B देखना चाहूं तो B आ जाएगा के क्यू बटे दूरी कितनी आ जाएगी? L स्क्वायर। आप गौर से देख रहे हो कि इनका परिमाण तो बिल्कुल एक समान आ रहा, के क्यू बटे L स्क्वायर। दिशा ही तो भिन्न है, परिमाण इनका क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं ई ए बराबर हो गया ई बी और बराबर ले लेता हूं ई। तो जो परिणामी है ई पी उसका मान आ जाएगा, डायरेक्ट सूत्र से हम लगा सकते हैं 2e cos थीटा बाई 2। और यहां हमारे पास थीटा कितना है? 2 थीटा। थीटा बराबर कितना है? यहां जो इस सूत्र में जो कोण है वो कितना है? 2 थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट थीटा ही हो गया। अभी समझ में आ रही है बेटा? देखो सूत्र में तो आधा कोण आता है, जो भी कोण हो। यहां पर हमारा जो कोण आया वो 2 थीटा है, तो 2 थीटा का आधा कितना हो जाएगा? थीटा। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो आ जाएगी EP बराबर 2e cos थीटा। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब आसानी से आप इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हो। एक बार हल्का सा सुन लो हमने क्या किया। ये चित्र बनाया है, 2 आवेश हैं, तो दोनों आवेशों की वजह से ये तीव्रता है। इनकी दिशा आप देखना चाहते हो तो देखो दिशा का नाम भी लिख सकते हैं, मैंने आपको नाम लिखाना भी सिखा दिया। क्या लिखेंगे हम? इस पे तीर लगाओ। अब दिशा देखो, इसकी दिशा है P से A की ओर, तो ये हो जाएगी कोष्ठक में PA दिशा में। ऐसे इसकी देख लो, ये P से दूर है तो इसको कह देंगे हम BP दिशा में। तो ये तीव्रता तो कौन सी दिशा में हो जाएगी? BP में, और ये किस में हो जाएगी? PA में। आगे हो गया तक समझ में? अब दोनों तीव्रताएं निकल के आ गई और दोनों तीव्रताएं क्या हैं? बराबर हैं। तो मैंने वो डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, वो जो कूलाम नियम में लगाया था, FR बराबर हूं तो ये सूत्र लग जाता है 2F cos थीटा बाई 2। पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये कोई भी सदिश है तो उसका ये सूत्र समान है तो लगता है। तो हमारा F की जगह क्या आ गया? E, और थीटा की जगह कितना आ गया? 2 थीटा। 2 थीटा का आधा कितना होता है?
थीटा। अब आप देखो, इस पूरी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे बस दो चीजों की जरूरत है। किस किस की? एक तो मुझे ई मिल जाए और एक मिल जाए मुझे कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ईपी निकालना है तो दो पहले से ऑलरेडी है, ये तो मिला हुआ तैयार है, बस एक ई लाना और कॉस थीटा लाना, ये पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि वाकई में डेरिवेशन आसान है यदि आप समझ के पढ़ते हो तो। अब ई कहां से निकालेंगे? दिया है ई बराबर कितना दिया हुआ है, ये है के क्यू बटे एल स्क्वायर। ये हो जाएगा ई बराबर के क्यू बटे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। और दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो आप देखिए चित्र से ऐसा कोई त्रिभुज छांटिए जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, क्योंकि कॉस थीटा कब लगता है, जिसमें थीटा बराबर कितना हो, मतलब एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज में ही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं, ध्यान से समझ लो। साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, उनके लिए ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। तो अब देखो हमारा चित्र से चाहे तो इसमें लगा लो चाहे इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 है, तो आप कोई से भी त्रिभुज से लगा लो। तो चित्र से समकोण त्रिभुज, आप नाम लिख लो कोई भी, ए ओ पी से, ए ओ पी व ये को लिख देता हूं, चलो बी ओ पी से, बी ओ पी से आप कोई सा भी लिख लेना, ठीक है। दोनों से देखोगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आप कुछ बच्चे नहीं जानते हो तो वो सीख लो। देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये वाली जो रेखा है वो तो हो जाएगी लंब। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। तो ये हो गया हमारा कर्ण। तो आधार कौन सा बच गया, एओ। तो मैंने लिख दिया, देखो आधार हो गया ए ओ। आप ए बटे के से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैंने को लिख देता हूं, आधार है ये और ये क्या है, कर्ण। तो आधार कितना आ गया, एओ, और कर्ण आप देख लो 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है, एपी। एओ का मान देख लो कितना है, एक बार समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो ये है एओ, यानी पूरी दूरी का क्या है, आधा। तो मैं इसे कितना मान सकता हूं, ए। तो एओ का मान आ गया ए, और ए पे क्लियर दिया हुआ है, और ये हो जाएगा एल। यदि आप डायरेक्ट समझ जाते हो तो कॉस थीटा और डायरेक्ट लिख दो, क्या उत्तर आ जाएगा, ए बटे एल। बस और क्या चाहिए हमारा, इसका समीकरण हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 2, 1 और 2 जो कि त्यों हैं, इसका नाम हो जाएगा 3, और 3 में हम किस किस का मान रख देंगे, एक तो रख देंगे ई का, और एक रख देंगे देखो कॉस थीटा इसका। इन दोनों मानों को रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा देखो ई पी बराबर 2, ई का मान है के क्यू बटे एल स्क्वायर, इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए बटे एल। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा,
2k/a अपॉन क्या आ जाएगा l³। 2k/a अपॉन आ जाएगा l³। क्लियर? तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा EP बराबर 2k/a अपॉन l³। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आ गया होगा समझ में। अब फिर दिमाग दौड़ जाएगा आपका, क्योंकि हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, विद्युत ध्रुव की। तो विद्युत ध्रुव में Q महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण महत्वपूर्ण होता है, यानी P महत्वपूर्ण है। तो मुझे इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? P। तो P बराबर हम जानते हैं, देखो यहां पे आ जाएगा, चूंकि P बराबर होता है Q × 2a। तो EP बराबर आ जाएगा कि देखो Q है, A है और 2a है, यानी अकेला बच गया हमारे पास P अपॉन आ जाएगा l³। देख लो, हाँ 2 गया, A भी गया और Q भी गया, तो क्या बचा? K। और 2QA, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? P। तो हमारा जो सूत्र है वो हो जाएगा EP बराबर KP अपॉन l³। ठीक है, ये आ जाएगा उत्तर यहां पर। लेकिन एक दिमाग ये काम नहीं कर रहा। हमारी जो दूरी होती है वो तो सेंटर से होती है, O से। O से तो बताई थी कि O केंद्र बिंदु O से R दूरी पर हमको क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम ना तो A सिरे से दूरी ले सकते और ना ले सकते B सिरे से। हम कहां से दूरी लेते हैं? सेंटर से। तो हमारी जो यहां पर दूरी आ रही है ना, ये l³। ये L किसके रूप में होनी चाहिए? R के रूप में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी थी तो समीकरण 1 आ गया, पहले आवेश की वजह से। दूसरे आवेश की वजह से दूसरा आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो समीकरण 3 आ गया। क्लियर है? फिर हमने समीकरण 3 में मान रख दिए तो यहां तक आ गया। मान रखने से यहां पहुंच गए। अब हमने सोचा यहां पर ये L आ रहा है और हमारी दूरी हमेशा किससे होती है? सेंटर से। यदि L लिख देंगे तो वास्तव में गलत हो जाएगा। तो इसलिए मुझे इस दूरी को किस रूप में लिखना होगा? R के रूप में। तो आप चेंज कर लीजिए, इस दूरी को किस से लिख सकता हूं मैं? R के रूप में। इनमें से कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप। समकोण त्रिभुज कोई सा भी ले लो आप, मैं ये ले रहा हूं BOP। समकोण त्रिभुज BOP से, समकोण त्रिभुज BOP से क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज BOP से हम यदि निकालना चाहेंगे तो आप देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके लिए देखो, कर्ण हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। तो मैं लिख दूंगा कर्ण स्क्वायर यानी R स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ठीक है, प्लस आ जाएगा A/2 का स्क्वायर, सॉरी A ही है वो, ए ही है ना। हमने 2a मानी है दूरी, तो आधा ना हो के कितनी होगी बेटा? a। ये कर्ण है L, ये लंब है R और ये है आधार a ही होगी। तो L स्क्वायर बराबर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? l³। तो L और निकालनी है, तो L बराबर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर आधी।
चलो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं ये बताता हूँ। L बराबर आएगा इसी सूत्र से अंडर रूट, और अंडर रूट की जगह हम कितनी पावर लिख सकते हैं? आधी। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? आधी। और इसको मैं एक पावर लिख सकता हूं। एल स्क्वायर में एक पावर आ रही है और एल में आ रही है आधी पावर, तो मैं एल क्यू लिखूंगा तो कितनी पावर हो गई टोटल? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर एक, देखो ऐसे समझ लो, एल क्यू है ना, तो एल क्यू बराबर एल स्क्वायर आता है इनटू एल आता है, तभी तो एल क्यू होगा। तो अब आप एल क्यू लिखना चाहते हो तो एल स्क्वायर का मान लिख दो। एल स्क्वायर का मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पर पावर कितनी है? एक। इंटू एल की जगह हम कितना लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितनी हो जाएगी? आधी। तो ये आ जाएगा एल क्यू बराबर, देखो जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाती है, तो यहां पर ये और ये आधार एक ही है, तो इनकी पावर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी एक और आधा कितना हो जाएगा? 1.5, यानी 3/2। तो एल क्यू बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैं इस सूत्र को लिख सकता हूं, देखो इसी को यहां लिख रहा हूं, यह आ जाएगा ई पी बराबर के पी ज्यों की त्यों, और एल क्यू की जगह ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और इसको हम आपको बाद में बता देंगे इससे आगे। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, और फिर कल आपको बता देंगे हम यहां से आगे। थैंक यू।